हेलो गाइस। हाँ जी बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये जो मूवमेंट थी, सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा शहरों में फैली थी। नो डाउट कि कुछ कंट्री साइड में भी फैली थी, लेकिन ये पूरे के पूरे कंट्री साइड में स्प्रेड नहीं हो पाई थी। ठीक है, उसके बहुत सारे रीजंस थे। एक तो मीडिया उस टाइम पे इतना ज़्यादा, जैसे आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं थी, और भी कई सारे रीज़न थे जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाई थी। ठीक है, और ऊपर से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। खादी जो कपड़ा लोग बनाते थे, और बहुत ज़्यादा टाइम तक लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि लोग बाहर की चीज़ों का बाइकआउट कर पाते। और ऊपर से हमारा खादी का कपड़ा जो था वो जो मिल्स का बना हुआ या इंडस्ट्री का बना हुआ कपड़ा था, उसके कंपैरिजन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था लोगों को, और पुअर पीपल उसको बना करके नहीं पहन सकते थे। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके बिना लोगों का गुजारा लंबे समय तक नहीं चल सकता था। ऊपर से जो ब्रिटिश की बनाई हुई इंस्टीट्यूशंस थी, वैसी इंस्टीट्यूशन हमारी इंडिया के पास उनके कंपैरिजन नहीं थी। ठीक है, कि जिन इंस्टीट्यूशंस को लोगों ने छोड़ दिया था, जैसे स्टूडेंट्स ने भी एजुकेशन कर दिया था, उन्होंने कॉलेजेस स्कूल्स जाने से मना कर दिया था। बहुत सारे टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने, सब ने ये स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए थे। लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उनका गुजारा कैसे चलता? वो ज़्यादा देर तक इस सिचुएशन में नहीं रह सकते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रोज़ी रोटी के बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, हमें हमारी रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। और हमने ब्रिटिश की इंस्टीट्यूशंस को तो छोड़ दिया, लेकिन उनके कंपैरिजन हमारे पास कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं थी कि हमारे लोग इंडियन इंस्टीट्यूशन को जा कर के ज्वाइन कर लेते। तो इसके लिए इसके कारण ये लोग बहुत देर तक उनका बाइकआउट नहीं कर सके, और उन्होंने फिर से ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत सारे लॉयर्स ने वापस ज्वाइन कर लिया। स्कूल्स के जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, यूनिवर्सिटीज़ के, सब ने धीरे धीरे एक एक करके वापस जाना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट। और एक और बहुत बड़ी घटना सी, आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ऑटोमन एम्पायर जो बिल्कुल ड्यून हो चुका था, हार गया था। और ये र्यूमर्स फैल रही थी कि वहाँ पर खलीफा जो उनका धार्मिक गुरु माना जाता है मुस्लिम लोगों का, कि उनसे ज़बरदस्ती किसी ट्रीटी के ऊपर साइन करवाए जा रहे हैं, जिसके कारण खलीफा की पावर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि खलीफा जो है उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मुस्लिम लोग। ठीक है, उसको न्याय का गुरु माना जाता है। खलीफा का जो भी फैसला होता है, हर व्यक्ति, हर मुस्लिम पर्सन उसको मानता है। ठीक है, तो जब लोगों को ये पता चला कि वहाँ पर जो ब्रिटिश लोग हैं या जिनका उनके ऊपर अधिकार हो गया है, तो वो लोग उनसे ज़बरदस्ती ऐसी ट्रीटी के ऊपर साइन करवा रहे हैं जिसमें खलीफा की पावर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, तो इसके कारण सारे के सारे मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। और हमारे इंडिया में भी एक खिलाफत मूवमेंट चलाई गई थी जो अली ब्रदर्स ने शुरू की थी। मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दो ब्रदर थे जिन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी, जो खलीफा को सपोर्ट करना चाहते थे। ठीक है, तो गांधी जी ने ये रियलाइज़ किया था कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अच्छे से चलाना है, तो पहले लोगों को अवेयर करना होगा, क्योंकि लोगों के पास ऐसी ट्रेनिंग नहीं है कि वो इतना बड़ा मास एजिटेशन कर सकें। इतने बड़े पैमाने के ऊपर अगर हम ये मूवमेंट चलाना चाहते हैं, तो हमें सारे लोगों को अपने साथ मिलाना होगा। तो गांधी जी को भी इस बात का उन्हें फ़ायदा लगा कि अगर हम इन मुस्लिम लोगों का साथ देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये भी हमारा साथ देंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने उनके साथ मिलकर के भी ये एजिटेशन चलाया, उनके साथ भी ये खड़े हो गए, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला करके उन्होंने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ अपनी नाराज़गी दिखाई। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये एक घटना और हो गई, चौरी चौरा इंसिडेंट।
एक्चुअल में फरवरी 1922 में गांधी जी ने डिसाइड किया कि नो टैक्स मूवमेंट चलाई जाए। ठीक है, नो टैक्स मूवमेंट के कारण पुलिस ने लोगों के ऊपर गोली चला दी और लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए, और उसी के कारण वहाँ जो स्पेस था चौरी चौरा, लोगों ने वहाँ पुलिस के ऊपर ही अटैक कर दिया। वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी उन्होंने। यहाँ बहुत सारे पुलिस अधिकारी मारे गए और इसके कारण पूरे देश में बहुत ज़्यादा सनसनी फैल गई। ठीक है, और ये न्यूज़ गांधी जी तक भी पहुंच गई थी, जिसे सुनकर के वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे, क्योंकि वो किसी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, इसको वापस ले लिया। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगा कि अभी लोग जो हैं उतने ज़्यादा प्रॉपरली ट्रेंड नहीं हैं, लोगों को अच्छे से समझाना है कि हिंसा इसमें नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके कारण इन्होंने ये मूवमेंट एकदम बंद कर दी। और उसके बाद स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन होती है। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू जी ने ये नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। ठीक है, तो उसी वक्त क्या हुआ, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, क्योंकि सिचुएशन जो थी लगातार बिगड़ती जा रही थी और ब्रिटिश लोगों ने देखा कि अगर ऐसी सिचुएशन चलेगी तो उनके लिए यहाँ रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके कारण उन्होंने एक कमीशन यहाँ पर भेजा ताकि वो सारी स्थिति का जायज़ा ले सकें और कुछ ना कुछ इन लोगों की हेल्प कर सकें, स्थिति को कंट्रोल कर सकें। और जब वो कमीशन यहाँ पर आया तो आपको पता है, आपने बहुत बार ये सुना भी होगा कि यहाँ पर लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, क्योंकि इस कमीशन में किसी भी भारतीय पर्सन को शामिल नहीं किया गया था। इसके कारण लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और हमारे सारे के सारे लोगों ने, जो हमारे नेता थे या और कोई पीपल थे, सब ने इसका बाइकआउट कर दिया। ठीक है, और 1929 में लाहौर कांग्रेस का सेशन बुलाया गया। कांग्रेस उस टाइम पे हमारे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी थी। ठीक है, तो कांग्रेस का सेशन बुलाया गया जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई कि हमें आज़ादी दी जाए, इस बात की मांग रखी गई थी। और उसके बाद डांडी मार्च जो है वो शुरू हुआ, जो कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट माना जाता है। डांडी मार्च के साथ ही अगली मूवमेंट शुरू होती है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, और क्या फीचर्स थी इसकी, पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज़ कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। पहले तो क्या था, नॉन कोऑपरेशन, कि उनके साथ कोई मतलब उसके साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करना। ठीक है, उनका साथ नहीं देना किसी भी काम में। लेकिन अब क्या था, अब ये था कि जो रूल ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए बनाए हैं उनको तोड़ना है। ठीक है, तो फॉरेन क्लोथ का बाइकआउट कर दिया लोगों ने। और ऊपर से आपको पता है कि जो स्टेशन हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारी शॉप्स जैसे लिकोर शॉप्स वगैरह उनको बंद कर दिया गया, जो विदेशी चीज़ें थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है, और जो पीजेंट्स थे उनको बोला गया कि अब कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, क्योंकि हमने ये है जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलानी है, कि जो भी सिविल जो ऑर्डर्स हैं उन सबको हमने फॉलो नहीं करना। ठीक है, उनके खिलाफ जाना है। एंड चौकीदारी टैक्सेस, जो भी टैक्सेस ब्रिटिश हमसे मांगते हैं हमें उनसे कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, स्टूडेंट्स, लॉयर्स एंड विलेज ऑफिशियल्स दे वर आस्क्ड नॉट टू अटेंड इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेज। ठीक है, सबको बोल दिया गया कि जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ऑफिसेज हैं या कोर्ट्स हैं, उनको किसी ने भी अटेंड नहीं करना। ठीक है, और आगे है साल्ट मार्च। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने एक लेटर लिखा वायसराय इरविन को। ठीक है, जिसमें उन्होंने डिमांड रखी कि वन ऑफ विच वॉज डिमांड टू अबॉलिश साल्ट टैक्स, कि साल्ट टैक्स के ऊपर जो भी नमक के ऊपर, साल्ट मीन्स नमक, नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया है उसको बंद कर दो। ठीक है, तो अदरवाइज़ ये मूवमेंट चलाई जाएगी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट, आपको पता है, ऐसा मानने वाली नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने ये रियलाइज़ किया कि साल्ट एक ऐसा पदार्थ है जिसको हर व्यक्ति यूज़ करता है, हर गरीब, हर अमीर, ये हर एक की ज़रूरत है।
ठीक है, अमीर व्यक्ति तो कुछ भी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन गरीब के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसके कारण गांधी जी ने इसको उनको लेटर लिखा था कि इसके ऊपर टैक्स जो है वो हटाया जाए। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी, तो इसीलिए गांधी जी ने ये साल्ट मार्च शुरू किया। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ जब ये स्टार्ट हुआ तो गांधी जी के साथ 78 और वॉलंटियर्स थे। ठीक है, ये मार्च नियर अबाउट 240 मील्स का फासला तय करके गांधी जी आश्रम से लेकर के जो साबरमती में था गांधी जी का आश्रम, वहाँ से शुरू हुआ और उन्होंने पैदल चल करके 240 माइल्स का रास्ता तय करके गुजरात में डांडी प्लेस है वहाँ पर जाना था। ठीक है, ये कोस्टल प्लेस है डांडी, वहाँ पर वो पहुँचे। नियर अबाउट 24 डेज़ उनको लग गए। एक दिन में वो लगभग 10 मील्स का फासला तय करते थे। ठीक है, और साथ में गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग आगे जुड़ते गए और बहुत सारे लोग जगह जगह पर उनके विचार सुनने के लिए आते, और इसके कारण गांधी जी लोगों को अवेयर करते चले गए। उन्होंने बहुत कुछ लोगों को बताया कि क्या क्या हो रहा है ना, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है हमारे साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ कर रही है, और भी बहुत कुछ वो लोगों को प्रेरणा देते। और 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंच गए। ठीक है, वहाँ पर जाकर के उन्होंने समुंदर का जो वाटर है उसको बॉयल करके नमक बनाया, यानी कि उन्होंने इस साल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टिंग माना जाता है। हु पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, किस किस ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? नो डाउट ये हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में फोर्स में आई, बहुत सारे लोगों ने इसमें शमूलियत की। ठीक है, साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी तक जो है बहुत सारे गांधी जी के फॉलोअर्स उनको रास्ते में मिले, और कंट्री साइड में भी ये मूवमेंट देखने को मिली, जैसे कि द रिच पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, वो भी इसके बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे। रिच कम्युनिटीज़ वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, अलग अलग तरह के लोग इसमें शामिल हुए। पहले तो ये रिच कम्युनिटी इसमें क्यों शामिल हुई? क्योंकि जो राज्य अमीर लोग थे वो ज़्यादातर मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर बड़े ट्रेडर्स थे। ठीक है, तो जो उनके ऊपर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लगा रही थी, तो जिसके कारण उनको अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा मतलब हानि हो रही थी। इसके कारण उन्होंने गांधी जी का साथ दिया कि उनको भी कुछ राइट्स मिले। ठीक है, तो ये उनकी अपनी फीलिंग थी। और दूसरी तरफ मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्टेड द मूवमेंट बाय गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंट। उन्होंने मतलब इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, रुपए पैसे से इस गांधी जी की मदद की। ठीक है, ऑल्सो रिफ्यूजिंग टू बाई एंड सेल द इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, जो इम्पोर्टेड गुड्स थी उनको ना खरीदना ना बेचना, सब कुछ उनके साथ उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स क्लास ऑफ नागपुर रीजन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। इंडस्ट्रियल रीजन के जो वर्कर्स थे, वहाँ पर काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। क्यों? क्योंकि उनके अपने राइट्स थे, अपने कुछ डिमांड्स थी कि उनके वर्किंग आवर्स को कम किया जाए, उनके साथ जो बहुत बुरा बिहेवियर किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब उनकी जो जो डिमांड्स थी उन्होंने अपने बिहाफ पे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। कहने का तात्पर्य ये है कि लोग अलग अलग तरह के लोग इसमें शामिल थे, वर्कर्स भी थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे ना, लेबरर्स भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। तो इसके कारण लेकिन उन सबका जो था मोटिव ये नहीं था कि वो अपने कंट्री को आज़ाद कराना चाहते थे, बल्कि उनका लिमिटेड मोटिव था कि वो अपने राइट्स चाहते थे, अपनी जो उनकी जो अपनी सोसाइटी थी, अपनी कम्युनिटी थी, वो उसके लिए लड़ रहे थे, अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे, तो सारे लोगों का। लेकिन गांधी जी को ये जो चाहते थे कि हमारा इंडिया उनसे आज़ाद हो। ठीक है, वो सारे लोगों के लिए चाहते थे, ना कि एक छोटी कम्युनिटी या थोड़े से लोगों को के लिए या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं लड़ना चाहते थे।
तो इस बात के कारण ये मूवमेंट का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि सारे लोग एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को लेके नहीं चल रहे थे। सबका ध्यान इस बात पे नहीं था कि हमारे इंडिया को, पूरे इंडिया को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया जा सके। ठीक है, तो इनके इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले प्रोविजन ऑफ पूना पैक्ट ऑफ 1932। हाँ जी, तो इसमें राजे जो अनटचेबल्स लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेशन कम किया था। ठीक है, पूना पैक्ट के अकॉर्डिंगली ये गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर में कुछ नाराज़गी हो गई थी पूना पैक्ट को लेकर के। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जो अपने, जो आपको पता है कि एससी कैटेगरी को बिलोंग करते थे। ठीक है, तो वो उनके लिए कुछ रिजर्वेशन चाहते थे, कुछ ऐसी सीट्स चाहते थे सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल्स में। ठीक है, लेकिन उसी बात को लेकर के इन दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई थी, जिसके कारण उनका पार्टिसिपेशन इस मूवमेंट में बहुत कम था। ठीक है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, वो वही बात है कि सारे लोग जो है, नेशनलिज्म अभी तक हर व्यक्ति तक स्प्रेड नहीं हो रहा था। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे, आपको पता है कि हमारे कंट्री में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनके इंटरेस्ट भी अलग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी अलग हैं, उनकी हर चीज़ अलग है, उनका रहन सहन, उनका खान पान, तो इसी का उनका कल्चर भी अलग है। ठीक है, तो उन सब में एक सेंस नहीं है, तो ये चीज़ भी इसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बाकी हम अगली वीडियो में करते हैं।